नमस्ते। आज इस वीडियो के बारे में इतना ज़्यादा डीप जाने वाला हूँ ना, मज़ा आ जाएगा आपको। एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करें जिसका नाम है रिलायंस। उसमें हिडन ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जो स्टॉक आपको जाके आगे बहुत कुछ दे सकता है। ये डायलॉग मैं क्यों मार रहा हूँ? बहुत सारा रिसर्च पेपर लेके बैठा हूँ, अब मेरे सामने बहुत सारे पॉइंट मैंने निकाल रखे हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, इसको ड्रिल डाउन किया है। एक और एक चीज़ मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कल एजीएम हुआ, एजीएम बहुत तगड़ा था। वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि सारे लोगों ने यूट्यूब पे जाके एजीएम सर्च करना। अंबानी साहब मेरे कोई रिलेटिव नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि जाके एक बार देख लेना विजन क्या होना चाहिए, बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट कैसे होता है, किस प्रकार से बिजनेस को ग्रो कराने का एक विजन अपने मन में एक बिजनेसमैन रखता है। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी ताकि आप कंपेयर कर पाओ किसी भी फाउंडर के साथ। दुनिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट बोल सकते हैं हम लोग बिजनेसमैन है अंबानी साहब। तो अंबानी की सोच कैसी है उसकी सोच से हम कंपेयर कर सकते हैं बाकी छोटे मोटे बिजनेसेस को। सो एजीएम में उन्होंने कौन सी चीजें डिस्कस करी उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम जानेंगे स्टॉक में कैसी मूवमेंट हो रही थी। एक साल में कंप्लीट 25% रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिया है। जिस प्रकार से निफ्टी की मूवमेंट है उससे थोड़ा सा आउट परफॉर्म इसने किया है, बेटर देन निफ्टी आप बोल सकते हो, बट मैं बोलूंगा डबल देन निफ्टी में बात कर सकता हूं कि इसने रिटर्न दिया है। वो कैसे आगे जाके बोलूंगा ताकि आपको पता चले कि हाथी भी अगर आप बाय कर रहे हो ना तो कौन सी सोच से कौन सा हाथी आपको बाय करना है। इस स्टॉक को मैं हाथी बोलता हूं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिसको हम हाथी बोलते हैं क्योंकि उसकी मूवमेंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है कि वो 50 60 100 150 200% से कभी ग्रो नहीं होते हैं। नहीं हो सकते, ये मेरा डायलॉग बिल्कुल नहीं है, नहीं होते हैं इसीलिए उनको हाथी बोला जाता है। और जो एग्रेसिवली ग्रो होते हैं उनको हम बिल्कुल हाथी नहीं बोलते, वो लंबी रेस के घोड़े होते हैं और ये भी लंबी रेस के हाथी है, समझ जाना। अभी फिलहाल कुछ दिनों से कुछ महीने से रेंज बाउंड ये नजर आ रहा है। फिलहाल इसने ब्रेकआउट भी दिया था, फिर से थोड़ा नीचे आ चुका है। 3000 के लेवल पर अटका पड़ा है। एक्चुअली स्टॉक में क्या हो सकता है आगे जाके, क्यों ये बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है, जैसे कि ब्रोकरेज हाउसेस बोल रहे हैं कि 3600 3700 4000 तक भी जा सकता है, ऐसे टारगेट्स आ रहे हैं एक साल के अंदर। इतने बड़े टारगेट्स क्यों दिए जा रहे हैं? 20 से 30% की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रिटर्न क्यों आएगी ऐसे बोला जा रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एजीएम में बहुत सारी बातें डिस्कस की गई है। अब इसमें पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5 सितंबर 2024 में ये स्टॉक हमें बोनस दे सकता है। अब एक बार अंबानी साहब ने बोल दिया ना तो ये होना ही है, मतलब एक बार सिर्फ ऑफिशियली मीटिंग हो जाएगी, ये सब फॉर्मेलिटीज है। अगर उन्होंने बोला है तो 100% ये होना ही चाहिए, लिख के रखना। ये जो हो रहा है ना ये सीधा 2017 के बाद पहली बार हो रहा है। इतने सालों में कंपनी ने अब दूसरी बार, जो कि 17 के बाद पहली बार, ये इन्होंने अभी बोनस देने की अनाउंसमेंट करी है। 1:1 बोनस हमें मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एक रिलायंस है तो उसके दो हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई साहब डबल हो जाएगा फिर पैसा, बिल्कुल नहीं होने वाला, प्राइस सीधा आधी हो जाती है। जिन लोगों को पता नहीं है बोनस क्या होता है, सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूं। कंपनी आपके पास अगर एक स्टॉक है तो उसके दो हो जाते हैं। सो प्राइस क्या होगी, 3000 की वैसे ही नहीं रहेगी, 3000 की प्राइस सीधा 1500 हो जाएगी। सो 1500 के दो स्टॉक आपको देखने में मिल सकते हैं। बोनस देने का फायदा यह है कि इन टर्म्स ऑफ प्राइस में बोलना चाहता हूं, बाकी सारे बेनिफिट्स बाद में बात करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है अपने पास। सीधा समझ लेना कि बोनस मिलता है तो प्राइस कम हो जाती है, स्प्लिट होता है तो प्राइस कम हो जाती है। प्राइस कम हो जाती है तो हर एक इंसान को इन्वेस्ट करने के लिए एक्सेसिबल हो जाता है। जिसके पास 3 4 5 हजार एक ही स्टॉक में लगाने के लिए उतना ज्यादा फंड्स नहीं है, वो बंदा सोचता है कि 1000 1500 में मिल रहा है इतनी बड़ी कंपनी तो बाय कर लेते हैं। बाकी एनालिसिस वो ज्यादा नहीं करते बैठते। सो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। अगर इस कंपनी का जो प्लान है आगे जाके मैं आपको बता सकता हूं कि जो जियो के बारे में इन्होंने प्लान करके रखा है ना वो काबिले तारीफ है। बहुत तगड़े प्लान इनके चल रहे हैं, रेवेन्यू के लिए, इबिटा के लिए, सीधा तगड़े प्लान, मतलब सीधा डबल करने की भाषा ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब रिलायंस जियो और रिटेल इन दोनों को आने वाले 4 साल में सीधा 2x करना चाहते हैं। एज पर माई एनालिसिस ये लोग इजीली कर देंगे। मैं क्लियरली आपको बोल देता हूं, इजीली, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि 18 20% से भी ग्रो करेंगे ना, 20% भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहेगी, इजीली ये 4 साल में डबल हो जाएगा। ये सिंपल कंपाउंडिंग का लॉजिक है। और जो ग्रोथ है ना वो ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट की जाती है। इसका मतलब क्या है, अभी मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, उसके ऊपर 20% मतलब 120, 120 के ऊपर अगले साल 20% की ग्रोथ पकड़ी जाती है। इसका मतलब इजीली ये टारगेट अचीवेबल है। अनरियलिस्टिक बिल्कुल इन्होंने कुछ बातें नहीं करी है, जो कि इससे भी तगड़ी ग्रोथ इन्होंने फास्ट में दिखाई। इसका मतलब इजीली डबल तो होना तय है ही। कोई भी प्रकार से मैं बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं। ये जो भी मैं बोल रहा हूं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही बोल रहा हूं। जियो मोबाइल का एक इंटीग्रेशन होगा ताकि
कॉमन मैन को एआई यूज करने मिल सके। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं आपको कि एक तो टेलीकॉम में एग्रेसिवली जा रहे हैं, उसके बाद में सस्ता मोबाइल दे रहे हैं, सस्ते मोबाइल के साथ एआई दे रहे हैं, एआई के साथ सारा बिजनेस आपके जहान में ये रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक सिंपल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। इंटरनेट दुनिया का सबसे सस्ता इन्होंने दिया। अब दुनिया के सबसे बड़े डेटा कंज्यूमर ये बन चुके हैं, या डेटा कंजम्पशन जो प्लेटफॉर्म से ही होता है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा, आप समझ रहे हो। काम करते हैं सिर्फ इंडिया में, अभी थोड़ा बाहर भी काम इन्होंने चालू कर दिया है, बट फिलहाल उतना ज्यादा एक्सपेंशन इनका नहीं हुआ है बाहर ग्लोबल मार्केट में, फिर भी ये दुनिया के नंबर 1 बन चुके हैं। इसका मतलब समझ लो कि जिस प्रकार से ये बाहर के देशों को भी अभी कंट्रोल करने जा रहे हैं, जैसे कि पेरिस ओलंपिक्स हुआ है, ओलंपिक्स भी 2036 तक ये सीधा इंडिया में लाना चाहते हैं, इंडिया में करना चाहते हैं। उसके साथ साथ यूएस के साथ इनकी बात चल रही है, यूरोप के साथ बात चल रही है, मुझे लगता है यूएई के साथ बात चल रही है, मतलब दुबई के साथ वगैरह बातें चल रही है, वहां पे भी इनका इंटरनेट जाने की कोशिश हो सकती है और हो भी जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि इतना सस्ता इंटरनेट इजीली ये वहां के मार्केट को भी डोमिनेट कर सकते हैं। जियो ब्रेन इज अ बिगेस्ट थिंग यार। जियो ब्रेन में क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, रिटेल और एजुकेशन, इन सब में जियो ब्रेन का यूज होने वाला है। इन सिंपल टर्म्स एआई का यूज होने वाला है। एग्रीकल्चर को और बेटर बनाने के लिए एआई का यूज कराने वाले हैं। इसका मतलब एग्रीकल्चर में भी एग्रेसिवली घुसने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर में ऑलरेडी इन्होंने खुद काम कर रखा है, उनकी आम की बाग वगैरह है, बहुत ज्यादा ये लोग इस बिजनेस में क्या पेनिट्रेट हो चुके हैं ऑलरेडी, सो दैट इनको पता है कि बिजनेस कैसे चलता है और आगे जाके क्या होगा। और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, नीता अंबानी जी ने इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था। ग्रीन एनर्जी पे तो ऑलरेडी इनका है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पे भी उन्होंने फोकस दिखाया और बोला कि गवर्नमेंट चाहती है एग्रीकल्चर और बेटर बने। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि गवर्नमेंट ने एग्रेसिव बजट दिखाया एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रहा है और अंबानी भी उसमें उतर रहे, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि ऑर्डर मैक्सिमम किसको मिल सकता है और किस प्रकार से आगे जाके ग्रो कर सकते हैं। ये सिंपल चीजें देखने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि ये जिस लेवल पे उन्होंने काम शुरू किया है ना, वो काबिले तारीफ है और नेक्स्ट लेवल है। उसके साथ साथ जियो टीवी की अनाउंसमेंट उन्होंने कर रखी है। फुल्ली एआई बेस्ड लो कॉस्ट स्मार्ट टीवी ये लोग आपको देने वाले हैं। रिटेल में घुस चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस रहे, एआई में घुस रहे, टेलीकॉम में ऑलरेडी है। ये सारी चीजें और किसमें किसमें है, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ। जो भी चीज आप यूज करोगे वो हर एक चीज उनकी होगी। जैसे टाटा नमक से लेके कार तक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, वैसे ही सेम हर एक चीज जियो भी घुस रहा है। जियो यूजर्स को 100 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलने वाला है। भाई साहब एक बार गूगल पे जाके 100 GB की कॉस्ट देख लेना, हजारों रुपए आपको स्पेंड करने पड़ते हैं स्टोरेज के लिए। 100 GB इज अ बिग थिंग। और क्लाउड की अगर बात करें ना, क्लाउड इज अ फ्यूचर। मैं एक आईपीओ के बारे में डिस्कस कर रहा था, एक कंपनी आ रही है, मैं जानबूझ के किसी का प्रमोशन नहीं करना चाहता, इसीलिए नाम बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आज सुबह मैं 2-3 फंड मैनेजर के साथ बैठा था, टेक्नोलॉजी वाला आईपीओ आ रहा है, किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे उनकी थॉट प्रोसेस है कि जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो आईटी के जो भी न्यू एज स्टॉक है उनमें इन्वेस्ट करेंगे। आपको पता है आने वाले कुछ दिनों में 36 आईटी रिलेटेड आईपीओ आने वाले हैं। 36 आईपीओ। अब उनका मानना यह है कि मोर देन 50% जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा ऐसे कंपनियों में होगा और 50% इन्वेस्टमेंट वही ट्रेडिशनल कंपनियों में होगा, मतलब एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस और जो भी XYZ, विप्रो वगैरह स्टॉक है उनमें। बट मेजर चंक हमारा जो होगा तो न्यू एज कंपनी में होगा। सो हम में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या है कि हम जहां पे इन्वेस्ट करते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, मतलब वो बिजनेस बहुत एग्रेसिवली ग्रो करने वाला है। क्लाउड का जो बिजनेस है, डेटा स्टोरेज का जो बिजनेस है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है। आगे जाके ये सबसे बड़ा बिजनेस बन सकता है। जो भी इसमें घुसेगा वो किंग होगा। नेक्स्ट लेवल का बिजनेस है। अब ये वीडियो देखते वक्त आपको बहुत सारी बिजनेस की आइडिया भी आने वाली है, सो अच्छे से देखना। सो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए उसके ऊपर इन्होंने आज से ही काम शुरू कर दिया है या कर दिया था। जो जियो आप सिम कार्ड यूज कर रहे हो वो 4-5-7 साल से जो भी आप यूज कर रहे हो उसके पहले 10-15 साल से उन्होंने काम चालू कर दिया था। इसका मतलब क्लाउड आने वाले 10 साल के बाद किस लेवल पे होगा थोड़ा सोच लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जियो का अभी करंटली आप देखो ना तो एनुअल रिपोर्ट तो आपको पता चल जाएगा कि उसका रेवेन्यू जो है 1,63,00,000
33,000 करोड़ का है, जहां पे EBITDA 56,000 करोड़ का नजर आता है। अब ये आंकड़े मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूं क्योंकि इसको रिटेल के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। जहां पे रिटेल का जो बिजनेस है ना, रिटेल के बारे में अब हम बात ही करने वाले हैं, जिनका बिजनेस है 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा, जहां पे सिर्फ EBITDA 23,000 करोड़ का है, और यहाँ पे उन्होंने कितना किया, 1,33,000 से सीधा 56,000 करोड़ का EBITDA। EBITDA बहुत तगड़ा बड़ा है। लोग बहुत सारे बोलते हैं, मैंने भी बहुत बारी आपको बोला है कि रिटेल में जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत कम है। इवन मैं रिलायंस रिटेल की बात कर रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा कि 3-4% पे ये लोग धंधा करते हैं। तो आप बोलोगे भाई साहब 1 लाख लगाओ और 3,000 लो, इससे बढ़िया है कि मैं एफडी कर दूं। बट इसमें एक और मजेदार चीज है, मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, अभी जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपके भी दिमाग में आना चाहिए क्या होता है। आंसर बताओ अगर आपको पता है तो। अगर ये लोग 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें सिर्फ 3 लाख कमा रहे हैं, कोई फायदा है? 3 करोड़ का माल बेच के एकदम चिल्लर अमाउंट ये कमा रहे हैं, मतलब 9 लाख रुपए कमाएंगे। 100 करोड़ का धंधा करने के बाद 3 करोड़ वगैरह प्रॉफिट कमाएंगे। तो 100 करोड़ का धंधा करके फायदा क्या है? आप ऐसा धंधा करोगे? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, ये कौन करेगा, ये पागल लोगों का काम है। अगर मैं सिंपली एफडी भी कर देता हूं तो 7-8 करोड़ मिल जाएगा मुझे, क्योंकि 7-8% रिटर्न मिल जाएंगे। अगर म्यूचुअल फंड स्टॉक में डालता हूं तो 20-25% रिटर्न मिल जाएंगे। ये लोग क्यों ये फालतू का काम करते बैठते हैं? आ जाना रिचमी पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे का रीजन आप बताओ। मैं जो बताने वाला हूं थोड़ी देर के बाद बताने वाला हूं, तुरंत नहीं बताने वाला, क्योंकि रिटेल के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा कि रिटेल का जो बिजनेस है ना वो 2.5x स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत एग्रेसिव ग्रोथ इनकी हो रही है। बहुत ज्यादा इन्होंने स्टोर खोल रखे हैं, हजारों की तादाद पे ये लोग स्टोर ओपन कर रहे हैं। उसका बिजनेस भी एग्रेसिवली जा रहा है। नो डाउट कुछ स्टोर इनके बंद भी हो रहे हैं जहां पे चल नहीं रहा है, क्विक डिसीजन लेके बंद करके बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा स्मार्ट डिसीजन है, क्योंकि जो चलता नहीं है उसको चलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आने वाले 1 साल में EBITDA पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत सारे हो भी चुका है, और बहुत सारे ऐसे हैं अभी तक ये लोग पॉजिटिव नहीं हो पाए। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, पूरे 1 साल में ना जितने मैंने चॉकलेट्स नहीं खाए या आपने भी नहीं खाए, उससे ज्यादा इन्होंने कंपनियां एक्वायर करी है। सैकड़ों कंपनियां, मतलब ट्रिपल डिजिट में कंपनियां इन्होंने परचेस कर रखी है। इतना ज्यादा पैसा फेंक के धुआंधार बैटिंग इन्होंने कर रखी है। कैंपा कोला ले लो, उसके साथ साथ ईडे मम्मा ले लो, उसके बाद अगर चॉकलेट्स की कंपनियां ले लो, बहुत बड़ी लाइन में आपको बोल सकता हूं। कॉस्मेटिक में तो इन्होंने आग लगा रखी है। जियो ब्रेन रिटेल बिजनेस में कॉस्ट कटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके साथ साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए उसका यूज होने वाला है। इसका मतलब एआई का यूज करके ये सब बिजनेस वो बहुत तगड़े लेवल पे मैनेज करने वाले हैं। जिस लेवल से अभी ये काम चल रहा है काबिले तारीफ है। इसीलिए होगा ये कि इनके मार्जिन बहुत ज्यादा सुधर सकते हैं, और ज्यादा कॉस्ट कटिंग पे उनका फायदा होगा, एम्प्लॉय कम लगेंगे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए नजर आएंगे, और ज्यादा बिजनेस ग्रो होता रहेगा। अब मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ कि रिटेल का प्रॉफिट मार्जिन कम है, उसका रीजन क्या है। नो डाउट प्रॉफिट मार्जिन कम है, बट एक चीज पहली मैं बता देता हूं, इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत हेवी है रिटेल के। अगर आपको लग रहा है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है तो आप ही गलत हो। रीजन बिहाइंड दैट कि इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत हेवी है। डीमार्ट के भी अगर आपको लग रहा है 7-8% कमा लेते हैं, कोई मजा नहीं है, बट इनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत तगड़े हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनके बहुत अच्छे खासे आते हैं, क्योंकि उसे बोलते हैं साइकिल रोटेशन। इसका मतलब यह है, मैंने 1 करोड़ का माल परचेस किया, 1 करोड़ का माल परचेस करने के बाद सीधा मैंने 2% कमीशन पे बेच दिया, सिर्फ 2% कमाया। बट ये कितने दिनों में कमाया? सिर्फ मैंने कमाया 1 महीने के अंदर। मैंने एक काम किया, ये रिमोट परचेस किया 1,000 रुपए के लिए, 1,000 का रिमोट मैंने बेचा सिर्फ 20 रुपए एक्स्ट्रा लेके। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ 2% मिल गया। आप बोलोगे यार कौन सा धंधा ये, 2% पे कोई काम करता है? भाई साहब ये 1 महीने के अंदर सेल आउट हो गया। ऐसे मैं 1 साल में 12 बार करने वाला हूं, दैट इज 24% ऑन माय कैपिटल रोटेशन बिजनेस। फिर से डिस्काउंट देके, लोअर प्राइजेस देके कस्टमर बार बार मेरे पास आता है, और बार बार मेरा धंधा बढ़ने लगता है। मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वॉल्यूम पे कर रहा हूं, समझ रहे हो? रिचमी में भी हम यही करते हैं। रिचमी में हमारा फोकस क्या होता है पता है? बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं, अरे सर म्यूचुअल फंड का एनालिसिस देते हो, इतना सब करते हो, बहुत सारी चीजें आप फ्री में देते हो, रीजन क्या है? सिंपल है सर, मैं एक आदमी से 100 रुपए बिल्कुल नहीं कमाना चाहता, क्योंकि मुझे 100 रुपए कमाने हैं। तो मैं क्या करता हूं, 100 लोगों से 1-1 रुपया कमा लेता हूं। इससे होता यह है कि मेरा बिजनेस भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, और मुझे जो चाहिए वो भी मिलता है। इसीलिए हम सोशल मीडिया से इतना ज्यादा लोगों तक कनेक्ट कर पाते हैं, एड के थ्रू इतना कनेक्ट कर पाते हैं। आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारे 100 ऑफिसेस नए खुलने वाले हैं, जिसका ऑलरेडी प्लान शुरू हो चुका है, आपको वो भी पता होगा। सो ये एग्रेसिव एक्सपेंशन जो है ना, वो वॉल्यूम बेस पे काम करने के लिए किया जाता है, जो कि हम थोड़ा थोड़ा अंबानी साहब से सीख रहे हैं।
ऐसे ही बैठ के यहाँ पे वीडियो नहीं बनाते, हम खुद भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वो 1 लाख रुपए का काम करे ना, तो कम से कम हम 100 रुपए का भी तो कर सकते हैं। इसीलिए इस लेवल पे हम भी एक्सपांड करना चाहते हैं, हमारी छोटी सी लेवल पे देखते हैं और कितना ग्रो हो कर पाते हैं। अगर आपका साथ मिले, आपका आशीर्वाद मिले, तो और बेटर हम कर भी सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए आपको, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। कहने का मतलब यह है कि साइकिल रोटेशन बहुत ज्यादा होते हैं, उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज है क्रेडिट। क्रेडिट नाम की एक बहुत तगड़ी चीज यहाँ पे है, जो कि मैन्युफैक्चरर को इम्पैक्ट करती है। जो भी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, मैंने क्या बोला, 1,000 का प्रोडक्ट है, भले आपके यहाँ 100 रुपए में आता हो, ये मत बोलना कि इसकी प्राइस इतनी नहीं है। 1,000 का प्रोडक्ट है। अब 1,000 का प्रोडक्ट जो कंपनी ने बना दिया, मैं कंपनी को बोलता हूँ भाई साहब 90 दिन में पैसा मिलेगा, 60 डेज में पैसा मिलेगा, तुरंत मांगने का नहीं। अगर ये मेरे पास आके पड़ता है ना, सीधा आने के बाद मैं बेच दूंगा, अगर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तो मुझे परचेसिंग कॉस्ट 0 पड़ी, बिकॉज मैंने ये परचेस किया, बेच भी दिया लगे हाथ, जो 3-4% कमाया जेब में रख दिया, बाकी का पैसा दे दिया। सो मैंने क्या किया, फोकट में पैसा कमा लिया। ये भी हो सकता है अगर आपका ब्रांड बड़ा है, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, बड़े वॉल्यूम पे काम कर रहे हो, तो आपको क्रेडिट टाइम अच्छा खासा मिलता है। तो ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो ये कंसेप्ट पहले आपको क्लियर कराना चाहिए। उसके बाद में आता है एनर्जी O2C बिजनेस लॉन्ग टर्म में रोबस्ट ग्रोथ दिखा सकता है। कोविड के बाद से ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं बोल रहा हूं कि ईवी, जो भी ग्रीन एनर्जी, उससे कई तगड़ा बिजनेस है ऑयल बिजनेस, और वो रहेगा आने वाले 10 साल तो मिनिमम, उसका कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकते। उतने तगड़े लेवल पे ये ऑयल टू केमिकल बिजनेस ग्रो होने वाला है। रिफाइनरी का बिजनेस और ज्यादा ग्रो होने वाला है, ये मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूं, और आज ये अंबानी साहब ने भी बोल दिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे आईटीसी में सिगरेट का बिजनेस वो कम कर रहे हैं, बाकी सारा बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे ये लोग ये कम कर देंगे, ऑयल टू केमिकल पे फोकस नहीं करेंगे। ये आपकी अगेन गलत फहमी है। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर यहां से तगड़ा पैसा आ रहा है तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये लोग केमिकल में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक रिसाइकलिंग उनको करना है, उसके साथ साथ कार्बन फाइबर्स में उनको मैन्युफैक्चरिंग करना है। इंडिया का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट इन्होंने बना रखा है, या बना रहे हैं, आप बोल सकते हो सबसे बड़ा प्लांट। बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइजर का भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इनकी फैक्ट्री बन रही है, जो भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी। सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूं, बैटरी बनाने वाले हैं, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा के। सो जिस लेवल पे इनका काम चल रहा है, काबिले तारीफ है। ये कहां बन रहा है पता है आपको? जामनगर में बन रहा है। शादी कहां पे हुई थी पता है आपको? जामनगर में ही हुई थी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं उसका कॉन्टेस्ट में क्यों आपको दे रहा हूं। ग्रीन एनर्जी बिजनेस नेक्स्ट 5 साल के अंदर O2C जैसा बनाना चाहते हैं। मतलब ग्रीन एनर्जी 5 साल के अंदर अभी जो ऑयल टू केमिकल इनका बिजनेस है उतना ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं, और उसके 5 साल बाद और एग्रेसिव जाएगा वो, मतलब इससे भी बहुत तगड़ा बन सकता है। इसका मतलब जो मैं बोल रहा था ना, 2020 से 10 साल के बाद ये बिजनेस देख लेना, ग्रीन एनर्जी बिजनेस कहां पे होगा। बट अभी ये आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। सो वो ये जो काम है ना, उन्होंने तब से चालू किया है, अब अनाउंस कर रहे हैं कि 5 साल के बाद हम रॉकेट होने वाले हैं। इस साल के एंड तक ना सीधा 10 गीगावाट का प्रोडक्शन इनका शुरू होने वाला है, और 30 गीगावाट तक इसको ये एक्सपांड करने वाले हैं। अदानी ग्रुप भी इसी में काम कर रहा है, उनको भी दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल प्लांट बना रहे हैं, उनको भी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाना है, उसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी बनना है। अंबानी साहब को भी बनना है, अंबानी अदानी तगड़ी फाइट होने वाली है। अब कहने का मतलब यही है कि जो भी शादी हुई थी ना, शादी क्यों हुई थी पता है आपको वहां पे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां लाया जा सके, विजिट कराया जा सके, उनको उनकी प्रोसेस दिखाया जा सके, और सबसे ज्यादा हम बड़े कैपेबल, इंडिया बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन है, वो दिखाया जा सके, क्योंकि और ज्यादा कैपिटल रेज हो सके। जानबूझ के ये बहुत तगड़ा पीआर किया गया था। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अंबानी साहब अगर स्पेंडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आपको लग रहा होगा कि वो खर्चा है, बिल्कुल नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। अंबानी साहब की बड़ी बड़ी पार्टीज होती है, क्या लगता है आपको ये पार्टीज उड़ाने के लिए पैसा सिर्फ होती है? बिल्कुल भी नहीं। वो जो पार्टीज होती है वो नेटवर्क बनाने के लिए होती है, और ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। मेरे साथ ये सारे लोग हैं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, ये दिखाने के लिए ये सारी चीजें होती है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर रिलायंस रिटेल और जियो अगले 4 सालों में सीधा डबल हो जाते हैं ना,
तो समझ जाना इनकी जो ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ, वो ऑलमोस्ट 20-25% रहेगी। और बाकी उनके ऑयल टू केमिकल बिजनेसेस है, उनकी ग्रोथ तो आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास तो होती ही रहती है। सो अगर उसका आप एवरेज निकालोगे तो 18-20% की सेल्स ग्रोथ उनकी ईयर ऑन ईयर हमें नजर आ सकती है, विच इज 4 से 5 साल में बिजनेस डबल होने की संभावना मुझे पर्सनली भी नजर आ रही है, जो इन्होंने कमिटमेंट करा है। मैं कमिट नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब यह है 10 साल में 4 गुना कंपनी बढ़ सकती है। तो कंपनी बढ़ रही है, इसका मतलब स्टॉक भी बढ़ सकता है। अब मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास भी रिलायंस के शेयर्स है। अभी भी मैं आपको बोल देता हूं कि ये मेरे पास है। किसी भी प्रकार से बाइंग सेलिंग का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टॉक मैंने 9 महीने पहले भी बाय करे थे, जो मैं अभी डीमैट में मेरे देख रहा था। तो 9 महीने जो मैंने बाय करे थे उसको अभी अप्रोक्सीमेटली 20-22% मुझे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। अगर 20-22% वहां पे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या बोलोगे आप, सर 20-22% रिटर्न आपको मिल रहे हैं, खत्म, उसमें क्या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, बता देता हूं। जब मैंने रिलायंस बाय किया था उसके आने वाले कुछ महीनों के बाद मुझे उनका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नाम का स्टॉक एक मिला। भले ही मुझे 120-130 समथिंग कुछ बाइंग लेवल दिखा रहा था, अभी वो 325 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब बहुत तगड़े रिटर्न मुझे दिख रहा है और वो बहुत तगड़ी ग्रोथ दिख रही है। बट कहने का मतलब ये है वो तो स्टॉक मुझे फ्री में मिले थे। अगर मैं उसकी वैल्यू इसमें ऐड कर दूं ना तो अप्रोक्सीमेटली मुझे जो भी रिटर्न दिख रहे हैं अभी फिलहाल वो 35% के आसपास हो जाएंगे ओवरऑल रिटर्न। उसको तो आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो मुझे फ्री मिला है। अब यहाँ पे रिलायंस रिटेल को बाहर निकालने की कोशिश चल रही है, उसके साथ साथ उनका टेलीकॉम का जो बिजनेस है उसको भी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब उसके साथ साथ एआई भी वो बढ़ा कर रहे हैं। अगर ये धीरे धीरे एक एक बिजनेस को अलग करते हैं, डिमर्ज करते हैं, तो उसकी वैल्यू भी बहुत तगड़ी बढ़ेगी। उसके साथ साथ इन्वेस्टर को भी फायदा हो सकता है। सो ओवरऑल जो कहना है ना वो हेवी हो सकता है। आप बोलोगे अगर वो हुआ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी कंपनी में रह के भी बहुत ज्यादा ग्रो हो सकते हैं, तो उसका फायदा स्टॉक प्रॉफिट पे हमें दिखने ही वाला है। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बाहर नहीं निकलता तो इसी स्टॉक में उसकी ग्रोथ नजर आती, क्योंकि उसकी वैल्यू तो वो दिखाई नहीं वाले थे। तो 100% मुझे लगता है कि ये लोग धीरे धीरे करके एक एक बिजनेस बाहर निकालेंगे और आपका ये जो स्टॉक है वो इसी स्पीड से चलता जाएगा और वो जो बाहर निकलने वाले स्टॉक है ना वो एग्रेसिव ऊपर जा सकते हैं। मतलब अगर मुझे कंसिस्टेंट 20-25% रिटर्न चाहिए, वैसी सोच है आपकी, तो ऐसे स्टॉक आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। मैं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।